इंजीनियर विष्णु प्रसाद लाल। विष्णु जी, अभी आप कुछ भ्रमण करके आए हैं, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, नेपाल में अब ये जो हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंच के लिए हम लोग जो कर रहे हैं उसके हम रेलिवेंस ऑब्जेक्टिव ऑफ द मंच एंड रिलेवेंस स्टडी ऑफ द मंच एज वेल एज हिंदू। उसके बाद में हमारा सिनोपेसिस क्या होगा, उसके बाद में हमारा स्टैटिकल डिजाइंस एंड टूल्स क्या रहेगा, और टैबलेटेशंस डाटा कैसा कलेक्शन किया जाएगा, और बेनिफिशियरी रेस्पोंडेंट कौन होंगे, इसका सारा लेके हमारा मंच जो है 5 साल से इसका निरंतर काम कर रहा था। बीच में 2 साल गैप कर दिया गया है। उसके बाद में इसको निरंतर चलाते आ रहा है कि जब तक हमको ये सारे डाटा अवेलेबल नहीं कर पाएंगे तो आगे हम क्वालिटी एंड क्वांटिटी में हिंदू राष्ट्र स्थापन करने के लिए मुमकिन नहीं होगा। क्योंकि ये सब बोलेंगे खाली एक मतलब हम हिंदू राष्ट्र ले आ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि हमको तथ्य में जाना पड़ेगा और सत्यता में रहना पड़ेगा और आगे हमको कार्य भी करना पड़ेगा। उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन, डिजाइंस एंड प्लानिंग भी करना पड़ेगा। उसके लिए हमको ये, इसलिए हम इस भ्रमण में जो पहले जितने करके रखा था वो तो था ही, और इन जो करना बाकी था उसको अभी हम इस भ्रमण पे करके पूरा कंप्लीट किया। अब हम इसका आगे, ये पहला फेज मेरा चला गया और सेकंड फेज में अभी हम फिर प्लानिंग, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन में जाना है। और सपोर्टिंग हमको सब मिल चुका है, और जितने संघ संस्था है हिंदूवादी। सपोर्टिंग में आपको इतना जो लेटर लिख करके मिला है, किस किस संस्था से मिला है आपको? संपूर्ण जो नेपाल हिंदू राष्ट्र संगठन का मंच के द्वारा समर्थन दे रहे हैं। नहीं, नेपाल पुनर्स्थापन मंच को, हाँ, ये अखिल अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जितना भी अखाड़ा है 13 जना अखाड़ा है, 13 अखाड़ा 16 है, 3 का अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, 13 का रिकॉग्नाइज है। तो ये सारे 16 के 16 हमको मिल चुका है। और जितने हिंदूवादी संगठन है उनसे भी मिल चुका है, और जितने बड़ा बड़ा संस्था है उनसे भी हमको समर्थन मिल चुका है। तो अभी समर्थन और सपोर्टिंग, और हमको ये हिंदू राष्ट्र के बारे में लेना अभी कहीं नहीं रह गया। विश्व हमें समर्थन में उतर चुका है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए, और हम मंच को समर्थन करते हैं। मंच द्वारा इसको घोषित किया जाए, इस लेवल में हमको समर्थन हो चुका है। और पत्र हमने, समर्थन पत्र हमने प्राप्त कर चुका हूँ, और ये हम यूट्यूब में डाल चुके हैं। समर्थन होने के बाद आप अगला स्टेप क्या करेंगे? अब मेरा समर्थन हो गया, हमारा स्टडी हो गया, रिसर्च हो गया, पहला फेज मेरा चला गया, और सेकंड फेज में समर्थन और डिस्कशन था, ये भी मेरा ओवर हो गया, चला गया। अब थर्ड फेज में मेरा जो आएगा इम्प्लीमेंटेशन, डिजाइन एंड प्लानिंग। ये डिजाइन एंड प्लानिंग में हमारा क्या किस है, प्रकार का होगा? डिजाइन एंड प्लानिंग ऑलरेडी हमारा हो चुका है, रेडी है, और इसको इम्प्लीमेंटेशन करना है। उसके लिए हम तैयारी में हैं, और बहुत जल्दी से हम इसको शुरू करेंगे। और जनता को आह्वान हम दे रहे हैं बारंबार, आज से नहीं, बहुत दिनों से हम दे रहे आ रहे हैं। और हिंदूवादी एक जब तक नहीं होंगे, अब विश्व में 15% हिंदू बचे हैं, वो भी नहीं रहेगा। और इसके साथ साथ आज जो एक MCC बिल लाने जा रहा है नेपाल, वो सबसे बड़ा खतरनाक और घातक है हिंदूवादी के लिए। ये हमारा विश्व का हिंदू इसको समझने का जरूरत है। किस प्रकार का घातक आप बता रहे हैं MCC को? ऐसा है, नेपाल अमेरिका देश नहीं है, नेपाल एक अलग देश है, अमेरिका अलग देश है। एक अमेरिका का साथ इन्होंने जो 2017 14 सितंबर 2017 में इन लोग ने एक एग्रीमेंट किया हुआ है, वो अभी गूगल्स में डाल चुका है। तो इसमें क्या है कि आपका जो MCC है 2017 में, ये कार्की जो फाइनेंस मिनिस्टर था, यरमादु कार्की, उन्होंने जाके साइन किया है। और उसमें डिप्टी सेक्रेटरी बैठा, लेकिन उन्होंने अमेरिका के, लेकिन उन्होंने साइन नहीं किया, वो प्रेसिडेंट रहा, लेकिन MCC ने साइन किया। MCC एक NGO है, मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन। तो उसके तहत नेपाल देश को सौंपने जा रहा है नेपाल के नेता। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि देखिए एक NGO को एक देश देना इतना आसान नहीं है, और एक NGO के लिए एक पार्लियामेंट में एक्ट लाना, प्रस्ताव पास कराना, संशोधन कराना संविधान को, बहुत बड़ा दुर्भाग्य और देश के लिए काला दिन है।
उसी तरीके से और इनका जो एग्रीमेंट में लिखा गया है $500 मिलियन अमेरिका देगा, $130 मिलियन US डॉलर नेपाल सरकार देगा। नेपाल सरकार मतलब कौन है? नेपाल जनता का पैसा देगा, नेपाली नेता लोग देगा। तो ये $630 मिलियन जो है ये काम में, ये प्रोजेक्ट के तहत ये लोग काम करेगा विकास में और एनर्जी क्षेत्र में, सेक्टर में। उसमें क्या है, जब उसके साथ साथ और ये है कि अब उसमें जो भी कोई भी लिटिगेसी होता है, कोई भी झमेला होता है, झगड़ा होता है, उसके लिए नेपाल में कानून के बमुजिब संशोधन प्रस्ताव पास करना पड़ता है। वो जब तक नहीं होगा तो अमेरिका MCC क्लेम नहीं कर सकता है। इसीलिए अमेरिका अभी प्रेशर दे रहा है नेपाल नेता को, जिसको टिप्स दिया था। टिप्स बोलते हैं हम, वो जो होटल में बुआई को टिप्स देते हैं, ऐसा हमारा नेता को टिप्स दिया है। ये नेता नहीं है, ये टिप्स लेने वाला बुआई है, नेपाल के बुआई है ये लोग। तो टिप्स के तरह लेकर इन्होंने क्या किया है, समझौता कर दिया, एग्रीमेंट कर चुका है, साइन कर चुके हैं। अब इन्होंने टिप्स वापस करेंगे तब तो समझौता खारिज हो सकता है। अगर टिप्स वापस नहीं करेंगे तब तो अमेरिका हावी हो गया, आगे आ जाएगा। और इन एडिशन उसमें क्या है कि एक अमेरिका आर्मी नेपाल में बेस बनाएगा, नेपाल का जमीन में, स्थल में रहकर वहां से कंट्रोल करेगा। किसको करेगा? ये नेपाली नेता को करेगा, गवर्नमेंट को नहीं। गवर्नमेंट नहीं है, नेता। ये नेता गवर्नमेंट चला रहा है क्या? नेता ये तो जहां भी मर्जी होगा साइन कर देते हैं। इसको नेता नहीं कहा जाता है। इनको नेता कहना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि इसने नेता का लायक काम नहीं किया इन्होंने। आज देखिए, आज प्रचंड विश्व में यूएन में अभी भी आतंकवाद घोषित है, लेकिन वो सरकार में रह रहा है। ये क्यों नहीं देख रहा है? तो नेता है क्या ये लोग? अभी हम मेरा ये प्रश्न है जनता से, बाबूराम भट्टराय और प्रचंड इधर ही लोग आतंकवाद घोषित है, तो इनको अरेस्ट करनी चाहिए। अरेस्ट नहीं कर रहे हैं और सरकार चला रहे हैं। तो यही अभी उनको नेता माने ना आतंकवाद माने, ये दो में क्या मान सकते हैं? दो में क्या मान सकते हैं? क्योंकि यूएन ने तो अभी भी आतंकवाद घोषित कर रखा हुआ है। ये तो नेता हम कैसे मानेंगे इनको? ये जनता को गुमराह करके नेता बनने चाह रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा। इसीलिए ये इनको हम नेता नहीं। और बाकी जो नेता हैं, इन्होंने समझौता का नाम में टिप्स लेके पैसा साइन कर देते हैं। टिप्स चाहिए उनको, टिप्स भी थोड़ा बढ़िया लो, वो तो नहीं लेंगे। टिप्स ले लो और साइन कर दो, क्योंकि उनको पार्टी चलाना है, चलाना है, जबरदस्ती करना है, और देश को घर चलाने का जैसा देश चलाना है। और भारत में आएगा, हमें पैसा चाहिए, और भारत पैसा नहीं देगा, बोलेगा बीजेपी नहीं देगा, बोलेगा कांग्रेस के साथ जाएगा, वहीं बोलेगा। और कांग्रेस नहीं देगा, बोलेगा हम चाइना जाएगा, और चाइना नहीं देगा, बोलेगा हम अमेरिका जाएगा। तो इस तरीके का इनका जो वक्तव्य है, इनको आप नेता कहते हैं ना क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं पत्रकार लोगों से पूछना चाहता हूँ, इनको क्या कहेंगे आप लोग? इनका क्या भाषा में कहना चाहिए? मेरा ये है कहना। और उसके ऊपर जनता को बेवकूफ बना रहे, गुमराह कर रहे होंगे। नहीं तो इसका क्या इलाज हो सकता है? इसका इलाज ये है, अब क्या इलेक्शन बायकॉट करे नेपाल में, इलेक्शन करे नहीं, वोट डाले नहीं कोई भी जनता। इसके लिए हम लोग को अंतर्राष्ट्रीय लेवल में लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो तानाशाही सरकार है, आतंकवाद को सरकार बना के रखा है, तो आतंकवाद हिसाब से सरकार चला गई। प्रचंड आतंकवाद है। मैं तो नहीं बोलता तो प्रचंड नेता, मैं नहीं बोलता हूँ। अमेरिका के कहने पे अगर पैसा मिल रहा है वहाँ पे नेपाल को, और फिर अमेरिका जो चाहेगा वो करेगा, तो इसके लिए क्या वहाँ की जनता उग्र नहीं हो रही है, या कोई संगठन नहीं बोल सकता? ऐसा संगठन बोल चुके हैं, संगठन बोलते हैं, संगठन आते हैं, सुनाई नहीं होते, आवाज को दमन किया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों को टिप्स मिल चुका है। हम नहीं बोलता घूस, टिप्स। घूस तो बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा देश को बेचते जा रहा है, तो मैं तो कम से कम 5 नेपाल खरीदने का जैसा पैसा मिल जाता तब मैं साइन करता था। क्योंकि मैं तो ये टिप्स लेकर साइन करने वाला मैं नहीं हूँ, क्योंकि जनता का ऊपर धोखा हो रहा है, जनता को अंधारा में रखा जा रहा है, और युवा को बर्बाद किया जा रहा है, और हिंदू तो खत्म किया जा रहा है। तो हम उसको नहीं बोलते हैं कि ये नेता है, ये टिप्स लेके काम कर रहे हैं। और उधर कमल थापा बोलता है मेरे को हिंदूवादी हूँ, मेरे को वोट दो, और उधर जाके MCC का लिए वो गलत करता है कि MCC पास होनी चाहिए, ट्विटर में लिखता है। कमल थापा का ये दोकलापन। उसी तरीके से आप देखिए, जब कमल थापा उप प्रधानमंत्री रहा, उसी का गाँव में 19 नंबर वार्ड धनगढ़ी में 80 चर्च बन गया। तो कमल थापा कहा था, उप प्रधानमंत्री था, क्यों कार्रवाई नहीं किया? मेरा प्रश्न है ना इन लोगों से।
इन लोग तो गुमराह कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं कर सकता। जितना इन लोग नेपाल पुनर्स्थापन मंच के द्वारा आप क्या वहाँ पे ओली सरकार या ओली गवर्नमेंट जो कह लीजिए या नेपाल के दल्ले कह लीजिए, तो इनसे क्या आप डिमांड करना चाहते हैं? इनसे क्या डिमांड, इनसे डिमांड करने का लायक है क्या? जो टिप्स लेके काम करता है, इनसे डिमांड करके कोई काम बनने वाला है क्या? तानाशाही सरकार चला रहे हैं, युवा का आवाज को दमन किया जा रहा है और अपने मर्जी कुर्सी के लिए लड़ा जा रहा है। वैक्सीनेशन का मतलब नहीं, कोविड का मतलब नहीं, राशन का मतलब नहीं, देश भाड़ में जाए जनता भाड़ में जाए, उनको वो मतलब नहीं है। उनको मतलब सीधा टिप्स से है और देश को खत्म करने का, देश में साइन करने का है। इन्हें क्या क्या देवबहादुर सेवा 5 बार प्रधानमंत्री बना, उसने ये काम किया, हमें बताया जनता, ये काम किया, मेरे को नेता बताए। देवबा ने राष्ट्रघाती समझौता का अलावा कुछ नहीं किया, 1 नंबर। 2 नंबर केपी ओली उसी में शामिल है, क्योंकि मिलजुल के टिप्स लेना है। और किसको राष्ट्रीयता बोले, उसको नहीं है। उसके बाद प्रचंड तो आतंकवाद में घोषित है, हम तो उसको नेता मानता ही नहीं है, अभी भी आतंकवाद है वो, नहीं तो उसको नाम हटाए, सुरक्षा काउंसिल परिषद से उनका नाम हटाए, वो नहीं हटा रहा है। बाबूराम, उसको चमचागिरी, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी इधर कभी उधर कभी कहाँ, वो पंक्षी एक डाल से वो डाल, वो डाल से वो डाल, वो भाग रहा है, कैसा जनता को धोखा किया जाए। बाबूराम का वो चक्कर है, वो भी आतंकवाद है, घोषित है। वो जा नहीं सकता, विदेश चला जाए इन लोग, मेरा कहना विनती है इन लोग से, जाए विदेश एक दिन कुछ। तो मेरा इन लोग से कोई दुश्मनी नहीं है पर्सनल, मेरा ये भाई है, साथी है, दोस्त है, लेकिन इनका कार्यशैली से मेरा दिमाग खराब है। इनका जो कार्यशैली है वो देश को बर्बाद करने का, उससे मेरा इनसे दुश्मन है। कार्यशैली में दुश्मन है, मेरा इनसे दुश्मन नहीं है। इनसे पर्सनल क्या दुश्मन करेंगे, ये तो देश को बर्बाद कर दिए, कार्यशैली में मैं दुश्मनी कर रहा हूँ इनसे। अगर ये सही काम करेंगे तो हमारा भाई है और भाई रहेगा, अगर ये काम नहीं करेंगे तो ये दुश्मनी कार्यशैली जो दुश्मनी है तो वो तो रहेगा दुश्मनी कार्यशैली। अरे आतंकवाद है कैसे सरकार में रहा है, ये भी मेरा प्रश्न है। अभी हम यूएनओ को लिखेंगे, अभी यूएनओ को हम लिखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स को भी लिखेंगे, क्या प्रचंड आतंकवाद घोषित किया जाए, ना इसको सरकार में प्रधानमंत्री बनाया जाए नेपाल में। क्या ये कहाँ में मुमकिन है, वो हम पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछेंगे हम इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल में। हम इसके लिए आप अपने मंच द्वारा क्या मैंने रोकने का प्रयास कर रहे हैं? हाँ, तो देखिए एमसीसी तो अगर नेपाल में आ गया, वहाँ में जो आर्मी 3rd वर्ल्ड वार नेपाल से शुरू होगा, ये अभी सब विश्व में जानना जरूरी है। ये विश्व में जितने भी देश है उनको जानना जरूरी है, नेपाल से 3rd वर्ल्ड वार होना ही है, कोई नहीं रुक पाएगा। और नेपाली नेता के पास क्योंकि माइंड तो है ही नहीं इनके पास, टिप दे दो जिधर भी चला जाएगा, खाली टिप देना ढेर है। आप टिप दे दो आपके साथ चला जाएगा, मैं टिप दूँ मेरा साथ चला जाएगा, वो टिप दे उसका साथ चला जाएगा। तो इनका तो कोई वैल्यू है ही नहीं ना, इसका कोई स्टैंड नहीं है इनका। जब स्टैंड ही नहीं है इनका, तब इनसे इनके 3rd वर्ल्ड वार नहीं होगा क्या मतलब? ये तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि अमेरिका से टिप्स लिया है। अब अमेरिका तो चला था कि लॉ होगा क्या होगा, काल हम खाली एग्रीमेंट में काम करूँ तो मैं फंस सकता हूँ, इसीलिए उसने पार्लियामेंट में पारित कराने के लिए, संविधान संशोधन कराने के लिए अमेरिका दबाव डाल रहा है। और वो लोग बोल रहा है, वो लोग अब ये लड़ाई हो रहा है, नहीं तो जब वापस करो, जिस चीज़ ने पैसा लिया है टिप्स वापस करना पड़ेगा, उसको टिप्स आएगा। एमसीसी का जो आप बात कर रहे हैं, तो क्या भारत सरकार उसमें जानकारी है नहीं है? भारत सरकार को पक्का जानकारी होगा, क्योंकि वहाँ में भारत सरकार का जो रिसर्च एनालिसिस विंग नेपाल में है, भारत की तरफ से रिसर्च एनालिसिस विंग नेपाल में है, एम्बेसडर नेपाल में है, और नेपाल में आरएसएस है, नेपाल में सब कुछ है। तो आप उसके लिए यहाँ पे कुछ ज्ञापन दे रहे हैं किसको? यहाँ में ज्ञापन ऐसा है, भारत को ज्ञापन देने से नहीं, अभी ये क्योंकि भारत का पार्लियामेंट में पास नहीं हो रहा है, तो हम भारत को ज्ञापन क्यों दें? मेरा कौन यूएनओ ही देना है डायरेक्ट। मैं इधर हम यूएनओ को दे सकते हैं, नहीं तो नेपाल को देना है। और नेपाल को देने से टिप्स लेने वाला का इनका वैल्यू है ही नहीं। इनका तो अपने आप वैल्यू बनाते हैं ये लोग, इनका वैल्यू कहाँ है? बोले अमेरिका बोलता है बुआई जैसा, जो बुआई होता है टिप देने का, सुनो ये काम करो। चाइना बोलता है सुनो ये काम करो, वो बोलता है सुनो ये काम करो। तो इनका क्या वैल्यू है? वो तो मैं बोलता हूँ मेरा आदमी को, सुनो ये काम करो, मैं भी बोलता हूँ, मेरे पास भी 3000 एम्प्लॉय है, बोलता हूँ सबको, मेरे पास 72 लाख एनजीओ है, मैं बोलता है सुनो ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, बोलता हूँ मैं भी। हाँ, ऑल इंडिया फिटनेस में बोलता हूँ मैं। तो ऐसे उन लोग क्या बोलता है, बाहर देश के आदमी बोलता है सुनो ये काम करो, सुनो ये काम करो, ये मतलब प्रधानमंत्री को बोलता है। तो इनका क्या नेता है क्या नेपाल में? ये स्थिति है क्या? एडमिनिस्ट्रेट समाप्त हो गई है। हाँ, नेपाल का एडमिनिस्ट्रेट समाप्त हो गई है, अमेरिका कहने पे जो भी है वहाँ पे कुछ हो रहा है।
नहीं अभी तक आने नहीं दिया है। जनता सड़क में आएंगे, अगर ये करता है तो हमका हिंदूवादी इन्होंने खत्म करेंगे और वहां से थर्ड वर्ल्ड वार होना ही है, वो कोई नहीं रोका पाएगा। वो वर्ल्ड वार तो होना ही है, नेपाल से ही होना है, क्योंकि अमेरिका नेपाल का भूमि में रह के वार करेगा। चाइना वहां से करेगा, चाइना भी छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वहां को अमेरिका को आने नहीं देगा। चाइना भी विश्व का सबसे बड़ा बिजनेस पॉलिसी चलाने वाला देश है, इतना कमजोर नहीं है चाइना भी। और अमेरिका भी आगे इनको ये टिप्स दे रहा है। नेपाल के नेता को तो माइंड नहीं है, दिमाग नहीं है, उनको तो कैसा मर्जी चला लो, इधर खींचो उधर खींचो, बकरी की तरह, भेड़ी की तरह, गाय की तरह, गुरु की तरह आने वाले हैं उनको, क्योंकि टिप्स चाहिए उनको, खाली टिप्स में आ जाएगा। तो इनके पास तो दिमाग नहीं है, तो दिमाग नहीं है, वो फायदा अमेरिका ले रहा है, वो फायदा। और चाइना आएगा और इधर भारत भी नहीं देगा, तो उसके बाद भी हमको खाली नेपाल को हिंदूवादी को खतरा नहीं है, हिंदूवादी को सबसे ज़्यादा खतरा है। भारत में 79.81% हिंदू है, इनको भी खतरा है। और नेपाल में 81.3% हिंदू है, जहाँ देवी देवता का जन्म स्थल है, उसको भी खतरा है। तो इसीलिए वो ये जो मेजर हिंदू पार्ट्स है ये दोनों पर्सन में, इसको खत्म कर देने से बाकी तो हिंदू छोड़िए। मॉरिशस में 51.5 है, वो बहुत 50% में है। और उसके बाद में आपका पाकिस्तान में तो 2.1% है, और बांग्लादेश में 5% बचा हुआ है। 27% जब था, अब 5% में आया हुआ है। और आपका जापान में 30,000 है, और इसमें अफ्रीका में 1,000 है। वो भी नेपाली हमारा वहाँ काम करने गया है, उनको गिनाया जा रहा है। तो इस तरीके से आपका कहा हिंदू कहाँ बचे? तो हिंदू तो है नहीं। टोटल विश्व में हिंदू 15% है, और टोटल विश्व का आबादी है 659.43 करोड़, 659.43 करोड़ विश्व का एक आबादी है 205 देश का। तो इसको बचाने के लिए क्या प्रयास होगा? इसको बचाने के लिए एक तो एमसीसी रोका जाएंगे, एमसीसी पास होने ही नहीं देंगे, पार्लियामेंट में लाने ही नहीं देंगे। अगर ये लोग पार्लियामेंट में लाता है तब तो ये कमजोर ना सोचे हिंदूवादी को, जैसा माओवादी भी उतार के हटा था, आगे वार शुरू किया था, तो हिंदूवादी भी वार शुरू करने में कम नहीं है, क्योंकि 81% तो हिंदू है और यहाँ पे 79% हिंदू है भारत का। तो दोनों मिलाने से क्या ये नेता कितने नेता है? ये नेता कोई कहाँ गायब हो जाएंगे पता ही नहीं लगेगा। तो इसीलिए इनको अगर लाता है तो इन्होंने को भी बहुत बड़ा परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा ही। ये ना सोचे हम कुछ नहीं कर, क्योंकि इनको टिप्स वाले हैं, इनके पास दम नहीं है, दम नहीं है इनके पास, खाली टिप्स वाले हैं ये। चलिए, जो टिप्स में चलता है उनका दम नहीं होता है, जो बिना टिप्स का चलता है उसका दम होता है।